जय हिंद। आज के प्रश्न में मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या है अशोक के अभिलेखों का क्या महत्व है ना जी। अशोक के अभिलेखों का क्या महत्व है। इसके महत्व को बताने के पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारे देश के इतिहास में सम्राट अशोक ही एकमात्र ऐसा शासक हुआ था जिन्होंने अपने अधिकारियों को और अपने प्रजा को आदेश देने के लिए अपने अधिकारियों और अपने प्रजा को आदेश देने के लिए स्तंभ लेखों का उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया था। समझ रहे हैं जी बात को। तो आज का जो क्लास है, आज के क्लास में मैं आपको ये बताने के लिए जा रहा हूँ कि अशोक के अभिलेख का क्या महत्व है। हालांकि इसे मिलता जुलता प्रश्न हमने पिछले क्लास में भी हमने बताया है, ठीक है ना जी, हमने बताया है। हालांकि इसका महत्व क्या है, इस महत्व के बारे में बताने के पहले मैं आपको ये भी बात को बता देना चाहता हूँ कि इसमें देखिए अशोक के इतिहास को जानने के लिए अन्य भी दूसरे साधन हैं। अन्य भी दूसरे साधन क्या है, जैसे कलाकृतियाँ, बहुत सारी कलाकृतियाँ प्राप्त हुई है, इससे भी मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाती है। चाणक्य अर्थशास्त्र के द्वारा, चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र जो लिखा है उस अर्थशास्त्र के माध्यम से भी मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाती है। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में जानकारी दी गई है, इस चीज़ को हमने बताया था। उसके बाद है इसमें मैगस्थनीज ने जो इंडिका को जो लिखा है, मैगस्थनीज ने क्या लिखा है, इंडिका को लिखा है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास के सामाजिक, राजनीतिक के और सामाजिक जीवन के बारे में बताया है इंडिका में। उसके बाद है इसमें क्या है कि पतंजलि ने कौन सी किताब को लिखी है, महाभाष्य। महाभाष्य में मौर्यकालीन साम्राज्य के पतन के बारे में बताया गया है ना जी। मौर्यकालीन पतन के बारे में किस में लिखा गया है, पतंजलि द्वारा लिखित महाभाष्य नामक पुस्तक में लिखा गया, ठीक है ना। और कलहन ने जो राजतरंगिणी को जो लिखा है, उस राजतरंगिणी में मौर्य साम्राज्य का जो शासन का जो विस्तार जो था वह पूरे कहाँ तक था, जम्मू कश्मीर तक के क्षेत्र तक था, इसके बारे में चर्चा मिली है। तो ये सारे जितने भी सारे जो स्रोत हैं, इन सभी स्रोतों से मौर्यकालीन इतिहास के बारे में तो पता तो चलता है, ये तो बात सही है, लेकिन इन सभी साक्ष्यों में से सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो अशोक के अभिलेख है। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि मौर्यकालीन इतिहास के जानने का सबसे प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, तो क्या ठीक करोगे, अशोक के अभिलेख। समझ रहे जी। अब बात आती है कि अशोक का अभिलेख आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है ना। अशोक का अभिलेख इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अब कहने का मतलब यह हो गया कि अभी हमने जितने भी सारी जो किताब का जो नाम जो हमने जो बताया, अभी उसमें बौद्ध ग्रंथ भी आता है, जैन ग्रंथ भी आता है, जिसमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जितने भी सारे स्रोत को अभी जो हमने जो बताया, ये सभी स्रोत मौर्यकालीन इतिहास के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन इन सबों में सबसे महत्वपूर्ण जो बताया जाता है, वह सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है अशोक के अभिलेख। समझ रहे जी। तो अर्थात अशोक के अभिलेख में जो जानकारी जो मिलती है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आज का सवाल यही है, इतना इसको महत्व क्यों दिया जाता है। समझ रहे जी। अब बोलिएगा कि नहीं इसको इतना महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखो, जानने के तो बहुत सारे स्रोत तो हैं, लेकिन अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। जिस प्रकार से फूल तो आप घर में भी सूंघ सकते हो, है ना जी, फूल आप घर में भी सूंघ सकते हो, लेकिन बगीचा में जाकर के सूंघने का मजा ही कुछ अलग होता है। उसी प्रकार से मौर्यकालीन इतिहास जानने के तो बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन उसके अभिलेखों के माध्यम से जानना और उसके महत्व को समझना ये अलग ही एक महत्व रखता है। समझ रहे जी। आइए इसके महत्व के बारे में जानते हैं कि इसका आखिर इतना महत्व क्या है। देखिए अशोक का जो अभिलेख है, यहां पर मैंने लिखा है कि अशोक का जो अभिलेख है ना जी, अशोक का जो अभिलेख है, कुल टोटल अभिलेखों की संख्या, कुल टोटल अभिलेखों की संख्या कितनी बताई जा रही है, 40 बताई जा रही है। और ये 40 में से इसमें से शिलालेख भी आता है, इसमें अभिलेख भी आता है, इसमें गुहा लेख भी आता है। समझ रहे जी। तो अशोक का जो अभिलेख है, अशोक के अभिलेख को कितने ग्रुपों में बांटा जा सकता है,
3 ग्रुपों में बांटा जा सकता है। पहला क्या? शिलालेख, दूसरा, तीसरा। आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि आखिर शिलालेख का मतलब क्या होता है। शिला का मतलब क्या होता है? पत्थर। शिला का मतलब पत्थर। पत्थरों में, बड़े बड़े पत्थरों में सम्राट अशोक के कृति के बारे में, उसकी उपलब्धियों के बारे में, जीवन के बारे में सारी चीजें लिखी जाती थी। किसमें? शिला में, अर्थात बड़े बड़े पत्थरों पर लिखा जाता है। शिला का मतलब होता है पत्थर। दूसरा होता है अभिलेख। अभिलेख जो होता था ना, अभिलेख को ही स्तंभ लेख कह सकते हैं। अभिलेख क्या होता था कि इस प्रकार से बड़ा बड़ा एकदम पॉलिशदार, बड़ा बड़ा इस प्रकार से पिलर होता था। कैसे? इस प्रकार से बड़ा बड़ा एकदम पिलर होता था इस प्रकार से, और इसी पिलर में लिखा जाता था। इसी पिलर में क्या लिखा जाता था? समझ रहे जी? इसी पिलर में इस प्रकार से लिखा जाता था। अब हमको ये समझ में नहीं आता है, ये हमको समझ में नहीं आता है कि अशोक के जितने भी सारे जो अभिलेख है, इसमें ख्रोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, अरामाइक लिपि का प्रयोग किया गया है ना, ये सब प्रयोग किया गया है। अब इतना, और कोई छोटा छोटा नहीं था, एकदम लंबा लंबा, एकदम ऊंचा ऊंचा, एकदम स्तंभ गाड़ा हुआ रहता था, और उसमें लिखा हुआ रहता था इन तीनों लिपियों में। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पढ़ता कैसे होगा, कि जनता के लिए और अधिकारियों के लिए क्या संदेश दिया गया है, या राजा ने अपने बारे में क्या लिखा है, कैसे पढ़ता होगा। खैर वो अलग मैटर है। लेकिन उस जमाने की टेक्नोलॉजी के बारे में सोचिए, इतना विशाल विशाल स्तंभ को लोग लगाता था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक देश के विभिन्न क्षेत्रों में, मौर्य साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में गाड़ा गया है। कैसे ले जाता होगा, है ना, काबिल तारीफ। खैर इसमें आखिर चाहे जो भी हो, जो जैसे भी लोग पढ़ता होगा, लेकिन इसको कहते हैं क्या? अभिलेख कहते हैं। अब आते हैं गुहालेख के बारे में। इसके बाद इसके महत्व के बारे में आप लोगों को हम बताना शुरू करें। गुहालेख, गुहालेख का मतलब होता है गुफा। राजा के कृति के बारे में, राजा के प्रचार करने के लिए, राजा के आदेश के बारे में, जो राजा जो आदेश जो देता था, बड़े बड़े गुफाओं, गुफा जो होता है केव, केव में अंदर दीवार होता है ना, उन दीवारों में लिखा जाता था। समझ रहे जी बात को? तो अशोक के अभिलेख कितने वर्गों में? कौन कौन सा बोलिए? गुहालेख। और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो अशोक के बारे में जो जानने का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है, वो कौन है? अशोक का अभिलेख है। आइए जानते हैं कि इसका आखिर इतना महत्व क्यों है। समझ रहे जी बात को? आखिर इसका इतना महत्व क्यों है? देखिए, सम्राट अशोक ने अभिलेखों का निर्माण इसलिए करवाया, अभिलेख लिखवाया, शिलालेख लिखवाया, या तो फिर गुहालेख लिखवाया। इसका एकमात्र उद्देश्य था, सबसे बड़ा इसका पहला महत्व क्या है? धर्म का प्रचार। किसका? धर्म का प्रचार। धर्म का प्रचार, धर्म का मतलब समझते हैं जी? धर्म का प्रचार। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया, है ना जी, लेकिन वह धार्मिक रूप से सहिष्णु व्यक्ति थे। धार्मिक रूप से सहिष्णु व्यक्ति थे। धार्मिक रूप से सहिष्णु कहने का मतलब ये होता है कि अपने धर्म को मानने के साथ साथ दूसरे अन्य धर्मों को भी उतना ही सम्मान देना जितना कि अपने धर्म को सम्मान देना। तो अशोक ने जो धर्म का प्रचार करने के लिए, धर्म का प्रचार करने का मतलब कि इसमें विभिन्न धर्मों के अच्छी चीजों को लिया, विभिन्न धर्मों के अच्छी बातों को लेकर के इन्होंने कौन सा शब्द को गढ़ा? धम्म। अशोक का धम्म, जिसमें बौद्ध धर्म के भी बारे में, जिसमें सनातन धर्म के बारे में, जिसने अन्य धर्मों के बारे में भी सारे चीजों का अच्छी बातों को लेकर के इन्होंने कौन सा शब्द को गढ़ा? धम्म। धम्म प्रचार। समझ रहे हैं बात को? तो धर्म के प्रचार करने के लिए, अर्थात बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए इन्होंने कौन सा तरीका अपनाया? शिलालेख का तरीका अपनाया, अभिलेख का तरीका अपनाया, और गुहालेख का तरीका अपनाया। समझ रहे हैं जी बात को? किसका? धर्म का प्रचार। एक बात समझ लो, मैं आगे महत्व के बारे में बताने के पहले एक चीज मैं और बता देता हूं कि अशोक का अभिलेख, उसके जीवन चरित्र के बारे में जानने के लिए इतना महत्व क्यों है। इसका एक सबसे बड़ा वजह यह है कि जैसे वह चाणक्य का हो, चाहे मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक हो, चाहे पतंजलि द्वारा, चाहे कलहन द्वारा,
जैसे अर्थशास्त्र को चाणक्य ने लिखा, क्या उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने, सम्राट अशोक ने कोई बात लिख दी क्या? नहीं लिखी। महाभाष्य में क्या उन्होंने, अशोक ने कुछ बात लिखी क्या? नहीं लिखी। चाहे इंडिका में सम्राट अशोक ने कुछ उस पुस्तक में एक दो बात लिखी क्या अपने से? नहीं। सब एक लेखक है, उस लेखकों ने, उन सभी विद्वानों ने जो चीज को देखा वो अपने मन से लिखा, अपने स्तर से उन्होंने लिखा। समझ रहे बात को? लेकिन अभिलेख जो था सम्राट अशोक का, जो लेख जो था, उस अभिलेख में सम्राट अशोक ने स्वयं कुछ कुछ बातों को उन्होंने लिखा है। जिसने किसी के बारे में लिखा हो और जिन्होंने स्वयं अपने बारे में लिखा हो, महत्व किसका ज्यादा होगा? जिन्होंने स्वयं अपने बारे में लिखा हो। तो अभिलेखों में सम्राट अशोक ने स्वयं बहुत सारी चीजों को अरामाइक लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, ख्रोष्टी लिपि में स्वयं अभिलेखों में लिखा है। इसलिए इसका महत्व क्या है? सबसे ज्यादा उन सभी स्रोतों की तुलना में इस स्रोत का महत्व सबसे ज्यादा है। समझ रहे जी? जैसे अशोक प्रियदर्शी, सम्राट अशोक ने अपने स्तंभ में लिखवाया अशोक प्रियदर्शी। अशोक प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है? देवों का देव, देवताओं का प्रिय। अशोक प्रियदर्शी का मतलब होता है गरीबों का, बेसहारों का सहारा देने वाला। इन बातों को उन्होंने अभिलेखों में लिखाया, स्वयं लिखा है। इसलिए अभिलेख का सबसे ज्यादा महत्व है। समझ रहे जी बात को? इसलिए अभिलेख का सबसे ज्यादा महत्व है। तो अभिलेख का महत्व इसलिए सबसे ज्यादा बढ़ता है क्योंकि अभिलेख के माध्यम से सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य के प्रजा को और अपने साम्राज्य के अधिकारियों को आदेश जारी करने का एक तरीका निकाला था। समझ रहे जी बात को? एक तरीका, और हमने पहले भी बता दिया, यह तरीका अपनाने वाला प्राचीन भारतीय इतिहास का ये सर्वप्रथम सम्राट था और पहला सम्राट था कि अधिकारियों और प्रजा को इस प्रकार से दिशा निर्देश देने के लिए अभिलेखों का सहारा इन्होंने लिया। आज सरकार किसी भी प्रकार की कोई आदेश जारी करती है तो टीवी चैनल के माध्यम से जान जाते हैं, मोबाइल के माध्यम से जान जाते हैं, दुनिया भर के वेबसाइट है उनके माध्यम से जाते हैं, चिट्ठी पत्र के माध्यम से जानते हैं ना। सरकार किसी भी प्रकार की कोई आदेश को अगर जारी करती है तो, लेकिन उस वक्त सम्राट अशोक जब किसी भी प्रकार के अधिकारियों के लिए और राजा के लिए जब अधिकार या आदेश जब जारी करता था तो आदेश जारी करता था किस प्रकार से? फोनिया के कह देता था। फोन था उस वक्त क्या? अच्छा, कभी आप लोगों ने सोचा है कि उस जमाने की बात है जब कोई साधन नहीं था, ना सड़क, ना यातायात के कोई साधन, न रेल, न पानी का ऐसा कोई साधन कि पानी में हम सफर कर सकें, बड़े बड़े जलाशयों में कोई साधन था? जब कोई साधन नहीं था तो इतना विशाल साम्राज्य का स्थापना कर दिया मौर्य साम्राज्य ने, इतना विशाल साम्राज्य। और अभी का जैसा अगर उस वक्त साधन रहता तो हमें लगता है कि पूरा विश्व ही मौर्य साम्राज्य कहलाता। जब कोई साधन नहीं था तो इतना विशाल, भारत जैसे 2 भारत उस वक्त था, तो इतना विशाल साम्राज्य का स्थापना कर लिया है ना जी। और साधन अगर रहता तो क्या होता, सो सोच लो। पूरा विश्व मौर्य साम्राज्य के अधीन कहलाता। हम लोग पढ़ते हैं पूरा विश्व क्या था? मौर्य साम्राज्य के अधीन था। खैर, नहीं, बात सही है कि नहीं? देखिए, अशोक के अभिलेख का पहला महत्व क्या है? धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने किसका सहारा लिया? शिलालेख का, अभिलेख का और गुहालेख का सहारा लिया। अब आगे देखिए, उन्होंने अभिलेखों में नैतिक ज्ञान के विस्तार के लिए, जैसे क्या? बड़ों का आदर करना है ना जी, बड़ों का आदर करना। ये सब अकिलवा सम्राट अशोक को कब आया जानते हो? ये सब अकिल कब आया? जब कलिंग युद्ध में जब इस हृदय विदारक नरसंहार को जब सम्राट अशोक ने देखा तब ये सारा परिवर्तन आया। अन्यथा वो बड़ी ही रोबीला, बड़ी ही रुद्र रूप में रहने वाला और बहुत ही गुस्सैले और क्रोधी स्वभाव का था सम्राट अशोक। लेकिन इसका हृदय परिवर्तन हुआ है कहाँ से जानते हो? कलिंग युद्ध के बाद से। तब ये सब अकल आया है, ये सभी सारे परिवर्तन आया है उसके अंदर।
समझ रहे जी? अशोक ने अभिलेखों में बड़ों का आदर करने का संदेश दिया कि हमारे साम्राज्य में जितने भी जो प्रजा लोग हैं वे सबों को यह आदेश दिया जाता है कि वे सभी एक दूसरे का आदर करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें। कहने का मतलब उन्होंने नैतिक ज्ञान का प्रचार प्रसार पूरे साम्राज्य में किया। और यही परिवर्तन की वजह से, इतना जान लीजिए, यही अभी जो 5-7 जो परिवर्तन जो बताएंगे ना, यही परिवर्तन की वजह से सम्राट अशोक पूरी दुनिया में एक महान सम्राट के रूप में गिनती की जाने लगी। यही सब परिवर्तन के कारण। समझ रहे जी बात को? इसलिए जीवन में कभी भी किसी को बदलने की कोशिश मत करो, कभी किसी को बदलने की कोशिश मत करो। वो बदल क्यों नहीं रहा है, वो मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, नहीं जी, तुम अपने स्वयं को बदल लो, अपने स्वयं को बदल लो। यहां प्रमाण है, कलिंग युद्ध के पहले सम्राट अशोक एक क्रोधी व्यक्ति था, एक दुराचारी व्यक्ति था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद, उस नरसंहार के बाद, उस महायुद्ध के बाद उसका जो हृदय परिवर्तन हुआ, वो खुद को अपने आप में परिवर्तन किया। और जब खुद को अपने आप में परिवर्तन किया तो पूरे विश्व का, पूरी दुनिया का महानतम सम्राट में से एक गिना जाने लगा। उसको महानतम सम्राट में से एक इसको गिना जाता है। कब? जब स्वयं में उन्होंने परिवर्तन किया। उसी प्रकार से यह संदेश देता है कि मनुष्यों को दूसरे के अंदर परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, खुद के अंदर, अपने अंदर परिवर्तन करो। ये दूसरा प्रभाव को आपने देखा, इसके महत्व को। तीसरा देखिए, इन्होंने अभिलेखों में और क्या बताया? सन्यासियों, किसको? सन्यासियों और ये क्या बोले हैं जी? सन्यासियों और ब्राह्मणों, है ना? सन्यासियों और ब्राह्मणों को आदर, उसके प्रति उदारता, उसके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए कहा है। किसमें? सम्राट अशोक ने। किसमें? इन अभिलेखों में, कि सन्यासियों को, साधु को, संतों को, ऋषि की, मुनियों को इसका सम्मान करो, इसका आदर करो, ब्राह्मणों का आदर करो, सम्मान करो। यह संदेश पूरे साम्राज्य में इन्होंने देने की कोशिश की। किसने? सम्राट अशोक ने। इसलिए सम्राट अशोक का अभिलेख जो है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जितने भी सारे स्रोत हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण अशोक द्वारा अभिलेख। अगला महत्व इसमें देखिए, अगला महत्व इसमें बताता है दासों। दासों मतलब समझते हैं? अगला महत्व इसमें बताता है दासों। दासों का मतलब क्या होता है? यहां पर दासों का मतलब, यहां पर कोई जाति और संप्रदाय, कोई जाति और धर्म की बात नहीं है। दास का मतलब यह होता है कि उस वक्त जिसको गुलाम बना करके रखा था, बंधुआ मजदूर लोगों को जो रखा था, जीवन भर जो राजा का जो गुलामी जो करता था, तो उसको दास कहा गया। यहां पर कोई जाति सूचक शब्द से यहां कोई तात्पर्य नहीं है। दास का मतलब जो गुलामी, जो गुलामी के जंजीर में जो था, अभी तक जकड़ करके रखा था, उसको भी सम्राट अशोक ने क्या कर दिया? फ्री कर दिया कि भैया तेरा भी जीवन है भैया, है ना जी, तुम्हारी भी अपनी स्वतंत्रता है। उसको भी उन्होंने फ्री कर दिया। अर्थात कहने का मतलब, दासों को भी उन्होंने उदार व्यवहार, दासों के प्रति भी उन्होंने उदार व्यवहार अर्थात सही व्यवहार करने का निश्चय कर लिया। समझ रहे जी? अच्छा एक बात बताओ, किस मालिक के यहां नौकर लोग ज्यादा दिन टिकता है? किस मालिक के यहां ज्यादा दिन नौकर लोग टिकते हैं? देखो, आत्मसम्मान सभी की होती है, आत्मसम्मान सभी की होती है, चाहे व्यक्ति वह शिक्षित हो, अशिक्षित हो, लेकिन आत्मसम्मान के बारे में सबको बोध है, सबको ज्ञान है। किसी भी बड़े घराने में नौकर चाकर है, नौकर चाकर उसी के यहां ज्यादा दिनों तक टिकता है, ज्यादा दिनों तक काम करना पसंद करता है। भले ही 2 पैसे उसे कम दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके आत्मसम्मान को सम्मान पहुंचाता हो वह घर वाला। और जिस दिन आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है ना,
चाहे उसे वेतन चाहे जितना भी दिया जा रहा हो, वह काम करना पसंद नहीं करता है। यहां पर सम्राट अशोक को स्वयं अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। सभी दासों को रिहा कर दिया कि सबकी अपनी आजादी, सबकी अपनी स्वतंत्रता, उसके प्रति भी क्या करा, अच्छा व्यवहार, सद्व्यवहार उसके प्रति भी सम्राट अशोक ने अपना। और इन्हीं गुण के कारण सम्राट अशोक दुनिया का सबसे श्रेष्ठ सम्राट में से एक बन गया। समझ रहे जी? धार्मिक सहिष्णुता हमने पहले भी बताया, सम्राट अशोक ने भले ही बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, है ना जी, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, लेकिन वे धार्मिक रूप से सहिष्णु व्यक्ति थे। धार्मिक रूप से क्या थे? सहिष्णु व्यक्ति थे। सहिष्णु मतलब जानते हैं जी? सहिष्णु मतलब एक होता है धार्मिक सहिष्णु, एक होता है असहिष्णु। सहिष्णु का मतलब यह होता है कि अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म को भी उतना ही सम्मान देना जितने अपने धर्म को सम्मान लोग देते हैं। असहिष्णु का मतलब कि अपने धर्म को श्रेष्ठ समझना और किसी दूसरे धर्म को उसको निकृष्ट समझना, ये असहिष्णु कहलाता है। तो सम्राट अशोक सहिष्णु व्यक्ति थे, असहिष्णु व्यक्ति नहीं थे। कहने का मतलब कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बावजूद भी अन्य धर्म के लोगों को भी उन्होंने उतना ही आदर और सम्मान दिया जितना कि उन्होंने बौद्ध धर्म को दिया था। मतलब सभी धर्म को समान रूप से आदर करना, सभी धर्म को समान रूप से मानना, न किसी की आलोचना करना, न किसी के श्रेष्ठता के बारे में बात करना, यह कहलाता है धार्मिक सहिष्णु। जिस प्रकार से मैं हूं, मैं धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति की तरह सबका मैं सम्मान करता हूं। हंसते क्या हो? अच्छा, समझ में आ गया? तो सम्राट अशोक इस प्रकार का व्यक्ति था, सहिष्णु व्यक्ति। सहिष्णु का मतलब समझ में आ गया? पक्का? हाँ, चलो ये गोटक तो कभी कुछ समझे में नहीं आता है, समझ में आएगा तो भी, नहीं भी समझ में आएगा तो भी वो चलता रहता है। समझ गया? चलिए आगे देखते हैं। धार्मिक सहिष्णु था मतलब दूसरे धर्म को भी क्या करता था? आदर करता था। और अशोक के अभिलेख में अशोक का शासन, किसका शासन? अशोक का शासन और जीवनी, क्या जीवनी? कहने का मतलब अशोक के शासन और अशोक के जीवनी के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने लिखा है ना जी, लेकिन अभिलेख में जो उन्होंने जो स्वयं जो लिखा है, अल्लाह ने करो जी, अशोक ने जो स्वयं अभिलेख में जो लिखा है अपने शासन, अपने साम्राज्य के शासन के बारे में, साम्राज्य विस्तार के बारे में और अपने जीवन की, अपने जीवनी के बारे में, अपने जीवन के बारे में जो स्वयं जो लिखा है, इन सभी महत्व के कारण, इन सभी चीजों के कारण सम्राट अशोक के अभिलेख का महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है। समझ रहे जी? है ना जी? सम्राट अशोक का महत्व बढ़ जाता है। भाई छोटा छोटा सवाल में पूछ लो, बताएंगे? पक्का? चलिए बताइए, चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी? अर्थशास्त्र में क्या, किस चीज का वर्णन है? मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में, है ना जी? मैगस्थनीज इंडिका पुस्तक में किन चीजों का वर्णन है? मौर्यकालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में। क्या? उसके बाद पतंजलि ने कौन सी पुस्तक लिखी है? महाभाष्य में किसकी चर्चा है? मौर्य काल के पतन के बारे में, कि मौर्य काल का विशान मतलब इसका विनाश कैसे हुआ। समझ रहा जी? और कुछ है? कल्हण ने कौन सी पुस्तक लिखी? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में किन चीजों का वर्णन है? मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में वर्णन मिलता है। अब इस बात को समझ गए? ये सभी भी मौर्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत हैं, लेकिन इन सभी स्रोतों में से सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? अशोक के अभिलेख। अभिलेख कितने प्रकारों में बटा हुआ है? कौन कौन सा? अशोक का अभिलेख कितना महत्वपूर्ण क्यों है? जोर से।
तो इस प्रकार से आज हमने आप लोगों को बता दिया कि अशोक का धम्म जो है इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है जी, कृपया आप लोग अपना विशेष ख्याल रखिएगा। और कहाँ ध्यान रहता है।